स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 2 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमने जो दूसरा अपना चैप्टर था उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हैं। तो इसे भी पहले हमने चैप्टर नंबर 2 से 16 वीडियो बनाए हैं और उनका हमने ए टू जेड आपको उसमें जितना भी अपने सिलेबस में टॉपिक थे वो आपको हमने वीडियो के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। तो आप उन वीडियो को देखें और मुझे विश्वास है कि आपको वो अच्छी तरह से समझ में आएंगे और आपको वो अच्छे नंबर प्राप्त करने में भी आपकी सहायता करेंगे। तो आप उन वीडियो को देखकर इन जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं इनको आप हल करने का प्रयास करें। तो अपन देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न देखिए, लघु बीजाणुधानी की संरचना को नामांकित चित्र के द्वारा समझाना है। तो लघु बीजाणुधानी जिसको हमने पढ़ा था, जो उसमें 4 परतें पढ़ी थी, बीजाणुजनक ऊतक पढ़ा था। तो वो परतें थी बाह्य आपकी परत, फिर हमने अंतः प्रवृत्ति पढ़ी थी, फिर मध्य स्तर पढ़ा था, फिर टेपिटम पढ़ी थी, फिर उसमें बीजाणुजनक ऊतक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं ये पढ़ी थी। तो वो चित्र जो हमने 4 लघु बीजाणुधानी की संरचना बनाते हुए जो चित्र बनाया था उसको आप वीडियो में देखकर इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। टेपिटम से क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए। तो टेपिटम सबसे आंतरिक परत होती है अपने लघु बीजाणुधानी की और ये पोषण प्रदान करने वाली परत होती है। तो अगर टेपिटम उपस्थित है तो अच्छी क्वालिटी के परागकण बनेंगे। अगर टेपिटम अगर बीच में ही खत्म हो जाती है तो जो परागकण बनेंगे वो भी बंदे प्रकार के बन जाते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर लिखिए। तो दोनों में आपको अंतर लिखना है कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है, इसके दौरान कौन सी संरचनाएं बनती है, ये कहाँ संपन्न होते हैं, और एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु या गुरु बीजाणु बनते हैं। तो वो आपको इसमें अंतर में लिखना है। दोनों प्रक्रियाओं के से अंतिम रूप से बनने वाली संरचना का नाम लिखना है। तो लघु बीजाणु जनन में तो अंतिम रूप से परागकण बने और गुरु बीजाणु जनन से अंतिम रूप से क्या बना, आपका सक्रिय गुरु बीजाणु बने जो कि भ्रूण कोश के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। चौथा प्रश्न है, परागकण जीवाश्मों की भांति लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं, इसका कारण स्पष्ट कीजिए। तो आपको एक स्पोरोपोलिन नामक एक जटिल रासायनिक पदार्थ बताया था कि स्पोरोपोलिन के कारण ऐसा होता है कि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, जो कि परागकणों के बाह्य चोल का निर्माण करता है और उसी कारण से परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रह पाते हैं। तो वो स्पोरोपोलिन आपको इसके बारे में उस वीडियो में आप देखेंगे। लघु बीजाणु या परागकण की संरचना को उपयुक्त चित्र की सहायता से समझाइए। तो लघु बीजाणु या परागकण की संरचना का आपने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसमें आप बाह्य चोल, अंत्य चोल, फिर काय कोशिका, जनन छिद्र, स्पोरोपोलिन, बहुत सारी बातें हमने पढ़ी है। तो उस वीडियो को आप देखकर इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। फिर हमने एक प्रश्न बनाया कि जनन कोशिका कहाँ उपस्थित होती है, इसका कार्य लिखिए। तो जनन कोशिका और काय कोशिका 2 कोशिकाएं थी, ये परागकण के अंदर उपस्थित होती है और जनन कोशिका का कार्य होता है नरयुग्मकों का निर्माण। ये 2 नरयुग्मक निर्मित करती है, परागकण के अंदर उपस्थित होती है। अगला प्रश्न देखिए, पराग उत्पाद क्या होते हैं और इसका महत्व समझाइए। तो पराग उत्पाद अपन बनाए थे परागकणों से बनने वाले उत्पाद, इसमें पोलन टैबलेट्स होती है, सिरप होते हैं, कुछ क्रीम भी आती है। तो ये इसका महत्व ये कि ये पोषक से भरपूर होते हैं पराग उत्पाद, इसलिए इसको कई धावक है, खिलाड़ी है या घोड़ों को इनको पोषक के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है। ये अपने त्वचा को नरिश करने के लिए भी क्रीम की तरह इनका उपयोग किया जाता है। एक पराग एलर्जी कारक का उदाहरण दीजिए। तो हमने इसका एक पराग एलर्जी का पूरा टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि पार्थेनियम स्ट्रोफोरस जो गाजर घास आती है वो एक पराग एलर्जी का कारण बनती है। वो मुख्यतः जो कि बाहर से जब गेहूँ आयात किया गया था उसके साथ ही आई थी अपने भारत में। तो वो उसका उदाहरण आप दे सकते हो पार्थेनियम या गाजर घास का। इसके अलावा जैसे जवार भी है या चिनोपोडियम है, ये भी इसके उदाहरण होते हैं। परागकणों का लंबे समय तक भंडारण करना संभव है कैसे। तो ये कि हमने पढ़ा था कि परागकणों का लंबे समय तक भंडारण कैसे कर सकते हैं। तो हमने द्रवित नाइट्रोजन और -196 यानी -196 डिग्री सेल्सियस पर अगर अपन परागकणों को रख दें तो लंबे समय तक उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये भी हमने एक टॉपिक के अंदर पढ़ा था। 10वां प्रश्न देखो, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गुरु बीजाणुधानी जिसको बीजांड भी कहते हैं की संरचना का नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए।
तो या तो प्रश्न ये आ जाता है कि गुरु बीजाणु ध्वनि की संरचना को समझाइए या बीजांड की संरचना को समझाइए, डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है। तो ये एक अपने एक पूरा इसको एक वीडियो बनाया है कि किस तरह से बीजांड या विग्रुप बीजाणुध्वनि की संरचना होती है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे बीजांड वृंत है, हाइलम है, निभाग है, बीजांड द्वार है, अध्यावरण है, भ्रूणकोश है, उसमें भी प्रतिमुखी कोशिकाएं, अंड समुच्चय है। तो ये सारी बातें हमने उस वीडियो के अंदर पढ़ी थी, तो आप उसको देखिएगा और आपको ये कंप्लीट समझ में आएगा। प्रश्न नंबर देखो 11 है कि एक क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद के रूप में किस प्रकार विकसित होता है, वर्णन कीजिए। तो एक क्रियाशील गुरु बीजाणु, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका 4 गुरु बीजाणु बना रही थी, 3 उसमें से नष्ट हो रहे थे, एक अकेला बच रहा था जो क्रियाशील होकर मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश बना रहा था। तो कैसे बना रहा था, तो हमने उसका एक पूरा एक वीडियो बनाया है कि मादा युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। तो पहले एक केंद्रक 2 भागों में बटा, फिर वो दोनों ध्रुवों पर चले गए, फिर 4 केंद्रक हुए, फिर एक केंद्रक बीच में आ गया, तो 3 कोशिकाएं तो निभा की तरफ बनी, 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ बनी और एक केंद्रीय कोशिका द्विगुणित केंद्रक वाली। या इसका एक प्रश्न इस तरह भी आ सकता है कि मादा युग्मकोद्भिद, जिसको भ्रूणकोश भी कहते हैं अपन, के विकास की प्रक्रिया को समझाइए। तो मादा युग्मकोद्भिद जिसे भ्रूणकोश भी कहते हैं, या तो इस तरह से डायरेक्ट भ्रूणकोश के बारे में आता है या मादा युग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया को समझाओ। तो हमने इसमें आपको बताया था कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय वाली जो रचना होती है वो हमारा भ्रूणकोश होता है। तो परिपक्व भ्रूणकोश का हमने चित्र भी बनाया था, तो उस वीडियो को आपको देखना है। 12वां परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें आपको केवल लेबल डायग्राम बनाना होता है। तो इसके अंदर हमने एक परिपक्व भ्रूणकोश का चित्र बनाया है कि उसमें 3 कोशिकाएं तो अंड समुच्चय होती है, 3 कोशिकाएं निभा की तरफ प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है, बीच में केंद्रीय कोशिकाएं जो द्वितीय केंद्र वाली होती है। तो इस तरह से हमने भ्रूणकोश की संरचना को एक चित्र से समझाया है। 13 प्रश्न देखिए, अनुन्मीलित परागणी पुष्प क्या होते हैं और किस प्रकार का परागण इसमें पाया जाता है। तो अनुन्मीलित परागणी पुष्प ऐसे पुष्प होते हैं जो कभी ओपन नहीं होते, खुलते नहीं है, हमेशा बंद ही रहते हैं। तो इसका मतलब है इनमें अगर बंद रहेगा तो इनमें किस तरह का परागण पाया जाएगा, उनमें स्वयं परागण पाया जाएगा, पर परागण की कोई संभावना नहीं है। फिर देखिए अगला प्रश्न, वायु परागित परागणों की विशेषताएं लिखिए। तो वायु परागित जो परागण होते हैं वो उनकी विशेषता क्या होती है कि वो उड़कर आराम से वर्तिकाग्र पहुँच सके। तो वो हल्के होते हैं, शुष्क होते हैं, चिपचिपाहट रहित होते हैं, चिकने होते हैं, ये हमने छोटे होते हैं, ये हमने इस एक वीडियो के अंदर पढ़े थे। इसी तरह से यहाँ पर ये भी आ सकता है कि कीट परागित परागणों की विशेषता बताइए, तो भी यहाँ पर भी एक इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है। वेलिस्नेरिया में परागण की क्रिया को समझाओ। तो वेलिस्नेरिया में जो जल परागण हुआ था, तो हमने उसमें पढ़ा था कि किस तरह से नर पुष्प ऊपर आ जाते हैं, फिर मादा पुष्प एक कुंडलित वृंत से जुड़ा रहता है और वो ऊपर आ जाता है, फिर निषेचन होके फिर वो वापस मादा पुष्प को अंदर खींच लिया जाता है। तो हमने इसका एक वीडियो पूरा है, आप वेलिस्नेरिया में जल परागण को समझ सकते हैं कि जलीय प्लांट होता है जिसके अंदर जल परागण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कीट परागित पादपों और कीटों में सहसंबंध उपस्थित होता है, इसको उदाहरण देकर समझाइए। कीट परागित पादप और जो कीट होते हैं तो उसमें अपन को सहसंबंध समझाना है। तो हमने यक्का और शलभ का एक उदाहरण दिया था, एक एमोर्फ प्लांट का उदाहरण दिया था, तो वो उदाहरण देकर आप इसको समझा सकते हो कि कीट परागित जो पौधे और कीट होते हैं उनमें एक रिलेशन होता है, सहसंबंध होता है, जो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। कीट परागण में मदद करता है तो पुष्प उसको रहने के लिए, अंडे देने के लिए स्थान उपलब्ध करवाता है। तो ये हमने उदाहरण देख के एक वीडियो में समझाया, तो उस वीडियो को आप देखें और उससे इस प्रश्न को आप हल करें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए अपन 17वां नंबर का जो प्रश्न है वो ये है कि बहिर्प्रजनन युक्तियाँ क्या होती है, ऐसे 2 साधन या उपाय लिखिए जो स्वपरागण को रोकते हैं। तो बहिर्प्रजनन युक्तियाँ बताई थी जो स्वपरागण को तो रोके और परपरागण को प्रोत्साहित करें, यानी परपरागण को बढ़ाएं, तो वो बहिर्प्रजनन युक्तियाँ होती है। तो ऐसे 2 साधन या उपाय जिसमें स्वपरागण को रोका जाता है तो और परपरागण को बढ़ाया जाता है, तो एक लिंगी पुष्प हो सकते हैं उसमें, या स्वयंबंधिता हो सकती है, सेल्फ स्टेरिलिटी। तो इस तरह के आप 2 साधन जो कि आपको बिल्कुल एक वीडियो में पूरी तरह से समझाया गया है, उसको आप देख के इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यदि किसी पादप की वर्तिकाग्र पर अन्य जाति के अयोग्य परागण स्थानांतरित हो जाएं तो इसका क्या परिणाम होगा।
तो सीधी सी बात है, अगर किसी पादप की वृत्तिका घर पर कोई अयोग्य प्राकरण आ जाता है तो वो वृत्तिका उसको स्वीकार ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि वृत्तिका को ये पता लगेगा उस कुछ केमिकल्स के द्वारा कि ये मेरी जाति का ये प्राकरण नहीं है, तो उसको स्वीकार नहीं करेगी। रिजल्ट ये निकलेगा कि प्राकरण का अंकुरण ही नहीं होगा। अगर अंकुरण भी हो जाता है किसी कारण से तो प्रागनली का ग्रोथ नहीं कर पाएगी और रिजल्ट ये निकलेगा कि निषेचन कभी नहीं होगा। तो इस तरह से आप उस ये पूरा हमने कि पराग स्त्रीकेसर जो प्रतिक्रिया है उसका एक वीडियो बनाया है, तो उसको आप देख सकते हो। देखिए विपुंसन से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। विपुंसन का मतलब होता है इमल्सकुलेशन। इमल्सकुलेशन का मतलब है हमने पराग कोषों को या पुंकेसरों को परिपक्व होने से पहले हटा देना है ताकि हम इच्छित परागकणों से उसका परागण करवा सकें। तो विपुंसन का मतलब है पराग कोषों को या पुंकेसरों को चिमटे की सहायता से उनको परिपक्व होने से पहले ही हटा देना पुष्प से, तो वो विपुंसन कहलाता है। और जब अपन उसको एक बटर पेपर थैली से ढक देते हैं तो हमने उसको क्या कहा था, बोरा वस्त्रावरण या बेगिंग भी कहा था। तो बेगिंग का प्रश्न भी यहाँ पर एक बनता है। बेगिंग के लिए कौन सी थैली काम में लेते हैं, तो वो बटर पेपर इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी अपने पढ़ा था। नेक्स्ट देखिए दोहरा निषेचन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसका महत्व बताइए। तो दोहरा निषेचन, दो निषेचन होते हैं, सत्य निषेचन और त्रिक संलयन। एक नरयुग्मक तो अंडकोशिका से संयोजित हुआ था, दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक से साथ संयोजित होकर त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक बना रहा था। तो दोहरा निषेचन इसलिए है क्योंकि एक से तो भ्रूण बना, युग्मनज बना, और युग्मनज से भ्रूण बनने के लिए पोषण चाहिए, तो पोषण के लिए भ्रूणपोष भी चाहिए, तो भ्रूणपोष का निर्माण दूसरे या त्रिसंलयन से हुआ है। त्रिसंलयन से क्या तात्पर्य है, इसकी उपयोगिता लिखिए। तो त्रिसंलयन का मतलब है कि जब एक नरयुग्मक द्वितीय केंद्र से संयोजित होता है तो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है जो विकसित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। तो इसकी उपयोगिता यही है कि जब युग्मनज भ्रूण में कन्वर्ट होगा, विकसित होगा, तो उसको पोषण कौन देगा, तो वो पोषण वो भ्रूणपोष देगा। तो उसके निर्माण के लिए त्रिसंलयन बहुत उपयोगी है, वो होना ही चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष का एक एक उदाहरण लिखिए। तो हमने भ्रूणपोष कितने प्रकार के हो, तो उसका एक पूरा वीडियो है, तो आप उसको 3 प्रकार हमने देखे थे, केंद्रकीय, कोशिकीय और हिलोबियल टाइप के। तो केंद्रकीय तो उदाहरण आपको देते हैं, नारियल का जो पानी होता है, नारियल का जो जिसको अपन दूध भी कहते हैं, उस वो केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। जो नारियल का गुदा या जो गिरी होती है उसको हम कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 23वां, 100 युग्मनज बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम लघु बीजाणु मात्र कोशिका और गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की संख्या की गणना कीजिए। तो ये एक थोड़ा सा आपको ये गणना करनी है कि 100 युग्मनज बनाने हैं। तो 100 युग्मनज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 100 परागण चाहिए और 100 ही आपको अंड कोशिका चाहिए, यानी 100 नरयुग्मक चाहिए और 100 आपको अंड कोशिका चाहिए। तो इसका मतलब है आपको 100 नरयुग्मक बनाने हैं। तो क्योंकि 1 से 2 बनेंगे तो दूसरा तो वो भ्रूणपोष बनाएगा। तो यहाँ पर आप गणना कर सकते हो कि 100 हमें नरयुग्मक चाहिएंगे तो 100 परागण चाहिएंगे अपन को, तो 100 परागण और 100 अंड कोशिका चाहिए। तो हमें क्या करना है कि हमें 25 तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की जरूरत पड़ेगी और 100 गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की हमें आवश्यकता हो जाएगी जब आप गणना करोगे तो, क्योंकि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका 4 परागणों का निर्माण करेगी, जबकि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अंतिम रूप से एक ही गुरु बीजाणु बनाएगी। स्कूटेलम क्या होता है, इसका कार्य लिखिए। तो स्कूटेलम एक बीजपत्री में पाए जाने वाला जो बीजपत्र है वो स्कूटेलम कहलाता है। ये इसमें पोषक पदार्थ होते हैं, तो पोषक या पोषण देने का काम ये करने वाला है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है, परिभ्रूणपोष से क्या तात्पर्य है। तो परिभ्रूणपोष आपको बताया था कि बीजांड काय, जब बीजांड बीज में कन्वर्ट होता है तो बीजांड काय है वो खत्म हो जाता है, पूरा काम में ले लिया जाता है। लेकिन फिर भी काली मिर्च या चुकंदर है उसमें बीजांड काय का कुछ भाग शेष रह जाता है। अब जब बीजांड बीज में बदलता है तो बीजांड काय भी कुछ उसमें बचा हुआ रह जाता है, एक झिल्ली के रूप में रहता है, जैसे काली मिर्च पर आप देख सकते हो ऊपर की तरफ, तो वो परिभ्रूणपोष होता है। तो अपन काली मिर्च और चुकंदर इसका उदाहरण दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, बीज एवं फल का विकास पुष्प के कौन से भागों से होता है। तो बीज का विकास तो हुआ था बीजांड से, फल का विकास होता है अंडाशय से, ये हमने पढ़ लिया है। यथार्थ फल और आभासी फल में अंतर बताइए, जिसको हमने सत्य और असत्य फल भी कहा था। तो इसका भी एक पूरा वीडियो है
कि यथार्थ फल कौन होते हैं? जो केवल अंडाशय से बनते हैं, और आभासी फल वो होते हैं जो अंडाशय के अलावा पूरा का पूरा पुष्पासन ही फल बनाने में मदद करेगा, तो वो आभासी फल होते हैं। जैसे सेब है, काजू है, अखरोट है, नाशपाती है, अनानास है, ये सारे अपने उसको उदाहरण पढ़े थे। नेक्स्ट देखिए, केला पादप में फल का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, समझाइए। तो केला होता है, केले के अंदर बीज नहीं होते हैं, तो जो जिनमें बीज नहीं बनते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो हमने कहा था अनिषेक फलन। तो अनिषेक फलन मतलब बिना निषेचन के फल का निर्माण करना। तो इसमें केले का फल तो बन गए लेकिन बीज नहीं बनते हैं, तो वो प्रक्रिया कौन सी हो गई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनिषेक फलन। क्या हो जाएगा? अनिषेक फलन होगा वो, क्योंकि अनिषेक फलन से बिना निषेचन के ही जो अंडाशय होता है वो फल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी आप पूरा एक इसका वीडियो है वो देख सकते हो, अनिषेक जनन का, उसमें बताया गया है। अगला टॉपिक देखिए, असंग जनन और बहुभ्रूणता। इनका हमने अंतिम वीडियो जो 60 नंबर का वीडियो वो बनाया हुआ है। असंग जनन की बिना निषेचन के भ्रूण बनता है या बिना निषेचन के बीज बन रहे हैं। बहुभ्रूणता का मतलब होता है एक बीज में एक से ज़्यादा भ्रूणों की उपस्थिति। तो ये दोनों एक विशिष्ट विधियां हैं जनन करने की। तो कुछ पादप है वो इन दोनों विधियों से जनन कर सकते हैं, तो उसका भी एक वीडियो है। नेक्स्ट देखिए, बीजांड में बीज का निर्माण कैसे होता है? बीजांड से बीज का निर्माण कैसे होता है? तो ये पूरी प्रक्रिया हमने एक वीडियो में बताई कि बीजांड के जो भाग होते हैं वो किस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं बीज के अंदर। अध्यावरण जैसे उसके भाई बीज चोल, अंतज बीज चोल बनाते हैं, अंड कोशिका युग्मनज बनाती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, अध्यावरण है वो चोल बना लेते हैं, बीजांड काय खत्म हो जाता है, कुछ में परिपूर्ण पोष बना लेता है, हाइलम दबे के रूप में रह जाता है, बीजांड व्रंत बीज व्रंत के रूप में रह जाता है, वैसा वैसा बीजांड द्वार वैसा का वैसा रह जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी एक वीडियो में, तो उसको देख सकते हो आप। एल्बुमिनस और गैर एल्बुमिनस बीज क्या होते हैं? तो हमने भ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी बीज भी इसमें बताए हैं बीजों के प्रकार में, कि जब ऐसे कुछ बीज होते हैं कि जब उसमें युग्मनज भ्रूण में कन्वर्ट हो रहा है तो सारा का सारा भ्रूणपोष काम में नहीं आता है, तो कुछ भ्रूणपोष बच जाता है, तो उसको तो अपन कहेंगे एल्बुमिनस, और जिनमें नहीं बचता है पूरा पहले खत्म हो जाता है तो उसको गैर एल्बुमिनस बीज कहेंगे। और लास्ट प्रश्न देखते हैं, देखो 31वां, पुष्प के नर अंग और मादा जनन अंग से संबंधित रचनाओं को अलग अलग छांटिए। बहुत ही स्पेशल टाइप का अपने प्रश्न बनाया है कि पुष्प के नर जनन अंग और मादा जनन अंग से संबंधित संरचनाओं को अलग अलग छांटना है। जैसे कुछ ये 8-10 आपको रचनाएं दी गई, जैसे टेपिटम किससे संबंधित है? टेपिटम परागकण से संबंधित है, परागकोश से संबंधित है, और परागकोश को इसका भाग है नर जनन तंत्र का, अंड कोशिका का मादा जनन अंग, काय कोशिका नर का, निभाग मादा का, स्पोरोपोलिन परागकण में होता है इसलिए नर का, परिपूर्णपोष मादा का, जनन छिद्र परागकण में होते हैं तो नर का, तंतुरूपी समुच्चय भ्रूण कहाँ होते हैं? ये भ्रूण कोश के अंदर, तो इसलिए ये मादा का हो गया। बीजांड द्वार मादा जननांग, जनन कोशिका परागकण में होती है तो ये नर जननांग होगी। फलभित्ति मादा जननांग का भाग है, बाह्य चोल ये परागकण का भाग है तो नर का हो गया, और हाइलम है वो बीजांड का होता है जो कि मादा का हो गया। तो इस तरह से आप इसको छांट सकते हो, सभी को आपको छांटना है। तो चलिए ये प्रश्न हो गए, तो ये अपने 31 प्रश्न बनाए हैं। तो अभी अब एक आपको कमेंट के लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि इसका आप कमेंट करके ज़रूर आपको बताएंगे कि परागकण जो है, परागकण में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर स्पोरोपोलिन उपस्थित नहीं है? स्पोरोपोलिन अनुपस्थित है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? उसका आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है कि परागकण में ऐसी जगह जहाँ पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित है उसे हम क्या कहते हैं, तो ये आपको बताना है। और इसी तरह से आपको एक बताना है कि गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं? अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो परागकण में ऐसी कौन सी जगह जहाँ पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित है, उस जगह का नाम बताना आपको। गुरु बीजाणुधानी में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर अध्यावरण अनुपस्थित है, उस जगह को क्या कहते हैं? तो ये 2 प्रश्न आपको आपको बताने हैं। और चलिए ये आप कमेंट सेक्शन में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप ज़रूर भेजिएगा।
थैंक यू। और इसके बाद में अपन लेसन नंबर जो 3 है मानव जनन उसको स्टार्ट करेंगे, और इसी के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर वो पूरा होता है। इसके टोटल 17 वीडियो हो गए, और मुझे विश्वास है कि आपको ये 17 वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी तरह की इसमें अन्यत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है, और जो आपको अच्छे नंबर भी दिलवाने में मदद करेगा। तो इन वीडियो को आप देखें, और इन प्रश्नों को भी आप वीडियो देखकर हल करें अपने कॉपी के अंदर। थैंक यू।